हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी चर्चा का विषय है फ्रेडरिक वॉन हायक की असमानता और वर्ग की धारणा। हायक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, नव उदारवादी विचारक हैं और इसीलिए समाजवाद की समानता की धारणा में विश्वास नहीं रखते हैं। समाजवादी विचारकों के द्वारा ये जो मत प्रतिपादित किया जाता है कि समानता प्रकृति प्रदत्त है, सभी व्यक्ति जन्म से समान है, हायक इस विचार का विरोध करते हैं। वो क्या कहते हैं कि विकास और वंशानुगत विशेषताएं जो होती हैं वो मानव प्रकृति में बहुत सारी भिन्नताओं को जन्म देती है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति से ही दो व्यक्ति समान नहीं होते। प्रकृति हर मनुष्य को न केवल शारीरिक आकार की दृष्टि से भिन्न बनाती है, बल्कि बौद्धिक क्षमताओं और योग्यताओं की दृष्टि से भी हर व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है। और हायक जैसे विचारक ये कहते हैं कि ये भिन्नताएं समाज के लिए उपयोगी है। भिन्नताओं का होना समाज को प्रगति की तरफ ले जाता है और अगर हम ऊपर से समानता थोप देंगे, सबको समान बना देंगे, समान मान लेंगे, तो इससे समाज का डेवलपमेंट रुक जाएगा। हायक यहां पर यह भी कहते हैं कि अगर कुछ लोग अपनी योग्यता के बल पर समाज की अधिक से अधिक संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कार्य समाज विरोधी है या समाज की प्रगति में बाधक है। हायक जोर देते हैं कि समाज में जो संपन्न वर्ग है उसका अस्तित्व केवल समाज को आर्थिक दृष्टि से आगे ले जाने के लिए ही जरूरी नहीं है। जिसके पास संपत्ति ज्यादा होती है वो पूंजी का निवेश करता है, संपत्ति से ज्यादा संपत्ति बनाता है, इससे आर्थिक डेवलपमेंट तो होता ही है। इसके साथ साथ हायक ये कहते हैं कि राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और पारंपरिक उद्देश्यों की दृष्टि से भी संपन्न वर्ग का वजूद बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत संपत्ति न केवल स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करती है, बल्कि समाज में ऐसे बौद्धिक, नैतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक नेतृत्व को जन्म देती है जो राज्य से प्रभावित नहीं होते। आप अक्सर डे टू डे लाइफ में अनुभव करते होंगे कि राज्य की व्यवस्था से अलग भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी आंदोलन को लीड करते हैं, समाज में कोई ना कोई नया विचार देते हैं ताकि समाज का उत्थान हो सके। जैसे कोई पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करता है, पर्यावरण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए जन जागरूकता लाता है, तो कोई महिला शिक्षा के लिए काम करता है, कोई बाल अधिकारों की दृष्टि से उपयोगी काम करता है। तो ऐसा जो बौद्धिक नेतृत्व होता है समाज का, वो समाज को आगे ले जाता है। लेकिन ऐसा बौद्धिक नेतृत्व समाज में तभी डेवलप हो सकता है जब इसको विकसित होने की स्वतंत्रता उपलब्ध हो, यानी स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध हो, राज्य के द्वारा अनावश्यक अंकुश न लगाया जाए। यहां पर हायक ये तर्क देते हैं कि जो वंशानुगत आधार पर जिसे संपत्ति हासिल हुई है, पिता से पुत्र को, पुत्र से फिर उसके पुत्र को, तो विरासत में जो संपत्ति मिली है, ऐसा संपन्न परिवार भी समाज को लाभान्वित करता है। कैसे? क्योंकि संपन्न परिवार के लोगों का समय अपने लिए आवश्यक वस्तुओं को जुटाने में नहीं खर्च होता है। इसका लाभ ये होता है कि वो अपने समय को समाज हित के कार्यों में लगा सकते हैं और इस तरह से समाज को प्रगति की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। आपको अरस्तु याद होगा,
अरस्तु ने भी दास प्रथा का समर्थन इसी आधार पर किया कि दास प्रथा होने से जो योग्य लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, जो नागरिक वर्ग के लोग हैं, जो स्वतंत्र लोग हैं, उनको अवकाश का समय मिलता है और उस अवकाश के समय का प्रयोग वो समाज हितकारी कार्यों में या समाज के लिए रचनात्मक कार्यों को करने में लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह हायक का भी विचार है कि समाज का जो संपत्तिशाली वर्ग है वो उपयोगी है समाज के लिए। हायक मार्क्स जैसे समाजवादी की तरह ये नहीं मानते कि पूंजीपति वर्ग ने जबरदस्ती समाज की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, जिससे एक बड़े वर्ग को अन्याय का सामना करना पड़ रहा है, शोषण की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। हायक इस तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं और संपत्तिशाली वर्ग की स्वतंत्रता को, उसके वजूद को समाज हित के लिए, समाज हित की दृष्टि से उपयोगी बताते हैं। हायक एक उदारवादी विचारक है और उदारवादियों का जोर आर्थिक स्वतंत्रता पर ज्यादा होता है। इस लिहाज से हायक विरासत में जो संपत्ति प्राप्त होती है एक व्यक्ति को, उस पर ज्यादा कर लगाए जाने के विरोधी हैं। समाजवादी क्या कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा संपत्ति जिसके पास है, राज्य उन पर टैक्स लगाकर उनकी संपत्ति ले। आयकर की व्यवस्था आज दुनिया के सभी देशों में है कि एक सीमा से ज्यादा अगर किसी की इनकम होती है तो उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हायक बाजार अर्थव्यवस्था के समर्थक है, नव उदारवादी विचारक है, इसलिए वो संपत्ति पर, खासतौर से जो संपत्ति विरासत में प्राप्त हुई है, पिता से पुत्र को प्राप्त हुई है, उस संपत्ति पर कर लगाए जाने के विरोधी है। क्यों विरोधी है? क्योंकि वो ये मानते हैं कि एक परिवार संपत्ति के साथ साथ स्वाभाविक रूप से अपनी परंपराओं, अपनी वस्तुओं, अपने रहन सहन के स्तर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। अगर ये हस्तांतरण नहीं होगा तो उस परिवार के जो बच्चे हैं, जो भावी पीढ़ियां हैं, उनको अपना भविष्य असुरक्षित दिखाई देगा और असुरक्षित भविष्य को देखते हुए उनके माता पिता भी इस बात की कोशिश करेंगे कि वो जीते जी अपने बच्चों को उच्च वेतन वाले प्रतिष्ठित पदों तक पहुंचा दें और इसके लिए वो कोई भी साधन अपना सकते हैं। हायक ये कहते हैं कि ये स्थिति और भी ज्यादा अन्याय को जन्म देगी, भ्रष्टाचार को जन्म देगी। अगर हर संपत्तिशाली व्यक्ति ये चाहेगा कि वो अपने बच्चों को उच्च पदों तक पहुंचा दे, इससे तो अच्छा है कि विरासत में प्राप्त संपत्ति पर टैक्स न लगाया जाए, क्योंकि एक्चुअली ये समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है और प्रजातंत्र की इस धारणा के विरुद्ध भी है कि बहुसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग के विरुद्ध विषमतापूर्ण कानूनों को नहीं तोड़ना चाहिए। आपको लास्की याद होगा, लास्की भी एक समाजवादी विचारक है और लास्की विरासत में प्राप्त संपत्ति को स्वीकार नहीं करते, वो श्रम द्वारा अर्जित संपत्ति पर ही अधिकार स्वीकार करते हैं। लेकिन हायक इसके विपरीत विरासत में प्राप्त संपत्ति को महत्व देते हैं, क्योंकि इससे अल्टीमेटली समाज में एक व्यवस्था, एक न्याय और एक समानता की स्थिति जन्म लेती है, जो समाजवादियों का भी एक अंतिम लक्ष्य है। तो इस तरह से वर्ग की धारणा और असमानता के विचार को हायक सिरे से खारिज कर देते हैं। समाजवादियों की जो वर्ग भेद की धारणा है कि समाज में संपत्तिशाली वर्ग होता है और दूसरा संपत्ति विहीन वर्ग होता है, दोनों में संघर्ष चलता है और इस संघर्ष का समापन अंततः
साधनहीन वर्ग के द्वारा क्रांति के माध्यम से किया जा सकता है। हायक इस विचार के नितांत विरोधी है और ये मानते हैं कि समानता न तो प्रकृति प्रदत्त है और न ही ऊपर से थोपी गई समानता के साथ समाज में न्याय की स्थापना की जा सकती है। प्रकृति हर व्यक्ति को भिन्न बनाती है और उस भिन्नता का लाभ समाज को मिलता है। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को वो स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे उसकी योग्यता का, उसकी क्षमता का डेवलपमेंट हो सके और अल्टीमेटली वो पूरे समाज को लाभान्वित कर सके। हायक ये भी कहते हैं कि समाजवादियों की जो ऊपर से थोपी हुई समानता की धारणा है कि राज्य के द्वारा सबको समान बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, ये खुद गरीब वर्ग के हित में नहीं है, क्योंकि गरीब वर्ग में भी, संपत्ति विहीन वर्ग में भी बहुत से ऐसे योग्य और काबिल लोग होते हैं जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता इस वजह से क्योंकि वो निर्भर हो जाते हैं राज्य पर कि राज्य उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। फलतः अपने व्यक्तित्व के विकास पर वो उस रूप में ध्यान नहीं दे पाते जितना वो स्वतंत्र वातावरण में दे पाते, जितना वो अपने आप को प्रतिस्पर्धी बना पाते स्वतंत्र व्यवस्था में, उनका वो सारा विकास रुक जाता है। तो इस तरह से हायक असमानता की और वर्ग भेद की धारणा को सिरे से खारिज करते हैं। अब हायक का एक अन्य जो महत्वपूर्ण विचार है वो है विकेंद्रीकृत ज्ञान का विचार। ज्ञान क्या है? एक व्यवस्था है। समाज, राज्य या जो कुछ भी सांसारिक जीवन में दिखाई दे रहा है उसको व्यवस्थित रूप में समाज के बुद्धिजीवियों के द्वारा पेश किया जाता है। इससे एक नॉलेज सोसाइटी का निर्माण होता है, ज्ञान समाज हम जिसको कहते हैं, और ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में विस्तारित होता है, हस्तांतरित होता है। हायक यहां पर ये कहते हैं कि ज्ञान ऐसी चीज है जो केंद्रीकृत नहीं हो सकता, यानी समाज में कुछ लोगों के पास ही ज्ञान होगा, हम ऐसा नहीं मान सकते। खासतौर से अर्थव्यवस्था के विषय में जो ज्ञान है, हायक ये मानते हैं कि वो पूरी तरह विकेंद्रित है, यानी अर्थव्यवस्था का ज्ञान हर व्यक्ति के पास है, हर व्यक्ति के पास उसकी सूचनाएं हैं, उसके आंकड़े हैं, उसे ये पता है कि बाजार में उत्पादन और मूल्यों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। ये हर व्यक्ति को पता है। क्यों पता है? क्योंकि हर व्यक्ति बाजार का हिस्सा है, हर व्यक्ति अर्थव्यवस्था का एक भाग है, चाहे छोटा भाग हो या बड़ा भाग हो, क्योंकि हर व्यक्ति क्रेता है, कुछ लोग विक्रेता भी हैं। तो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में हर व्यक्ति बाजार का हिस्सा स्वाभाविक रूप से बन जाता है, और जब वो इस रूप में अपनी भूमिका निभाता है तो वो बाजार को ऑब्जर्व भी करता है, अवलोकित भी करता है कि किन चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, किन के घट रहे हैं, कहां पर अपनी पूंजी का निवेश किया जा सकता है और कहां पर निवेश करना उचित नहीं होगा इस समय। तो ये कहना कि केवल राज्य या राज्य की मशीनरी या राज्य के अधिकारी ही कानून बनाकर अर्थव्यवस्था का अच्छी तरह से संचालन कर सकते हैं, ये बात व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जो सूचनाएं प्राप्त होती है या उनके पास अर्थव्यवस्था के विषय में जो ज्ञान है
उसकी एक सीमा है। उनका ज्ञान अपूर्ण और अधूरा है। असली ज्ञान तो उन ग्राहकों के पास है जो बाजार के हिस्सेदार हैं, और बाजार का हिस्सा होते हुए वो आए दिन इस बात के प्रति सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं कि कौन से उत्पाद गुणवत्ता युक्त है, किनको खरीदने में ज्यादा लाभ हो सकता है। ये हर अभिकर्ता तय करता है जो बाजार का हिस्सा होता है। ये कहना कि केवल अर्थशास्त्रियों के पास या केवल नौकरशाही के पास अर्थव्यवस्था के विषय में ज्ञान है, ये बात सही नहीं है, ऐसा हायक मानते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे अर्थशास्त्री ने भी अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में राज्य के हस्तक्षेप की नीति के समर्थन में कुछ इसी तरह के तर्क दिए हैं। अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है उन्होंने। मिल क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति जो अपने हित से प्रेरित होता है, हर व्यक्ति बाजार में क्यों हिस्सेदारी निभाता है? क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट होता है। हर व्यक्ति चाहता है उसे कम दाम में अच्छी चीजें मिल जाए, उसका पैसा बढ़े, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस हित की प्राप्ति के लिए जब वो बाजार में सक्रिय होता है तो उसका ज्ञान उस ज्ञान से ज्यादा उपयोगी हो जाता है जो किसी सरकारी अभिकरण के पास होता है। तो अल्टीमेटली हायक ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था के विषय में जो ज्ञान है वो बिखरा हुआ है। वो एक स्थान पर राज्य में राज्य के अधिकारियों के पास या नियोजनकर्ताओं के पास ही होगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। वर्तमान में हम देखते हैं कि विकेंद्रित ज्ञान के विषय में एक सुप्रसिद्ध पुस्तक थॉमस सॉवेल द्वारा लिखी गई है जिसका शीर्षक है नॉलेज एंड डिसीजन। और इस पुस्तक को हायक ने सामान्य अर्थशास्त्र की सर्वोत्तम पुस्तक की संज्ञा दी है। हालांकि हायक ये मानते हैं कि जो ज्ञान बिखरा हुआ होता है उससे कुछ हद तक अनिश्चितता का वातावरण पैदा होता है, किंतु अगर किसी विषय में मतों की भिन्नता है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, तो ये मतों की भिन्नता अल्टीमेटली संगठन में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। यानी तर्क वितर्क से, मत वैभिन्न से समाज आगे बढ़ता है। अच्छे विचार सामने आते हैं, उन विचारों के आधार पर समाज का पुनर्गठन किया जा सकता है। ये लाभ है विकेंद्रित ज्ञान का। हायक ने इस संबंध में एक निबंध लिखा था, द यूज ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी, 2011 में। ये लेख छपा था अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में, और कहते हैं कि पिछले 100 वर्षों में जितने भी लेख अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में प्रकाशित हुए उनमें 20 सर्वाधिक उत्कृष्ट लेखों में ये लेख शामिल था, जो इस बात की तस्दीक करता है कि हायक के विचार समसामयिक समाज में कितने ज्यादा मान्य है। जिमी वेल्स लिखते हैं कि द यूज ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी, जो हायक का लेख था, इस लेख को उन्होंने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा था। जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे
उस समय पढ़ा था। बाद में ये लेख उनके काम आया जब उन्होंने विकिपीडिया प्रोजेक्ट शुरू किया। यहां पर हायक एक बात ये भी कहते हैं कि चूंकि नॉलेज, ज्ञान पूरे समाज में बिखरा हुआ है, हर व्यक्ति के पास नॉलेज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बुद्धिजीवी वर्ग के पास ही वो ज्ञान हो या एक खास पद को धारण करने वाले व्यक्तियों के पास ही वो ज्ञान हो या पढ़े लिखे लोगों के पास ही वो ज्ञान हो। वो ज्ञान लोकल लेवल पर भी तथा कथित अशिक्षित समझे जाने वाले लोगों में भी हो सकता है। और कई बार हम देखते हैं कि गैर पढ़े लिखे लोग किसी मसले पर ज्यादा अच्छा निर्णय ले सकते हैं, ले पाते हैं, बजाय एक केंद्रीय सत्ता के। तो यहां पर हायक लोकल नॉलेज को भी मान्यता प्रदान करते हैं। समसामयिक दौर में भी आप देख रहे हैं कि भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में पारंपरिक ज्ञान पर जोर दिया जा रहा है, स्थानीय ज्ञान पर जोर दिया जा रहा है, स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए। तो इस तरह से हायक के का जो विकेंद्रित ज्ञान का विचार है वो आज भी प्रासंगिक है और नव उदारवादी दुनिया में उनके विचारों को बड़े जोर शोर के साथ अपनाया जा रहा है। विकेंद्रित ज्ञान की धारणा के बाद हायक ने स्वतंत्रता पर जोर दिया है, स्वतंत्रता की धारणा प्रेजेंट की है। चूंकि हायक एक नव उदारवादी विचारक हैं, शास्त्रीय उदारवाद को पुनर्जीवित करने का कार्य उनके द्वारा किया गया, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, खासतौर से आर्थिक स्वतंत्रता पर। हालांकि ब्रिटेन जैसे देश में कई बार हायक को थैचरवाद से संबद्ध किया जाता है। मार्गरेट थैचर की नीतियों को अनुदारवादी माना जाता है, दक्षिणपंथी माना जाता है, जबकि हायक नव उदारवादी विचारक हैं। लेकिन कहते हैं कि थैचर की नीतियों पर हायक के विचारों का प्रभाव था। हालांकि थैचर से संबद्ध होने के बावजूद हायक खुद को अनुदारवादी या रूढ़िवादी कहलाना पसंद नहीं करते। थैचरवाद रूढ़िवाद है, लेकिन हायक खुद को रूढ़िवादी नहीं कहते, क्योंकि उनकी मान्यता है कि अनुदारवाद जो है या रूढ़िवाद जो है वो मुख्य रूप से सत्ता से संबंधित है, राज्य व्यवस्था का पोषक है, राज्य की सत्ता का समर्थन करता है, जबकि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है। चूंकि हायक स्वतंत्रता की बात करते हैं, इसलिए वो उदारवादी विचारक है, न कि रूढ़िवादी। हायक ने स्वतंत्रता की एक अलग परिभाषा दी। आपने देखा कि कुछ लोग नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव की स्थिति का नाम है, और कुछ लोग स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा पेश करते हैं, जैसे ग्रीन, जो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने की आजादी का नाम है जो करने योग्य है, जिनको करने से हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है। हायक ये कहते हैं कि स्वतंत्रता हर तरह के दमन का अभाव है, प्रतिबंध का अभाव नहीं, दमन का अभाव। और दमन की स्थिति कब बनती है? जब काम करने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, बल्कि दूसरों की इच्छा की पूर्ति के लिए
या कोई अन्य विकल्प न मौजूद होने के कारण विवशतावश कार्य करता है, वहां दमन की स्थिति पैदा होती है। समाज का जो मजदूर वर्ग है, अगर उसे अपनी रोजी रोटी जुटानी है, तो वो किसी भी परिस्थिति में काम कर लेता है, बावजूद अपने स्वास्थ्य की परवाह किए, बावजूद घर की अन्य परिस्थितियों की परवाह किए। उसे कई बार दूसरों की शर्तों पर काम करना पड़ता है, उसकी अपनी इच्छा का कोई महत्व नहीं होता। ये स्थिति दमन की है, कोअर्शन की है, या जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जबरदस्ती काम लेता है, तो भी ये दमन की स्थिति बनती है। और ऐसा दमन जहां मौजूद होता है, वहां पर स्वतंत्रता नहीं हो सकती। फिर स्वतंत्रता है क्या? हायक ये कहते हैं कि स्वतंत्रता उस स्थिति का नाम है जिसमें सभी व्यक्तियों को अपने हित के लिए और अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने ज्ञान के प्रयोग की छूट दी जाती है। तो एक नई नव उदारवादी परिभाषा स्वतंत्रता की हायक के द्वारा दी गई। क्या कि स्वतंत्रता उस स्थिति का नाम है जिसमें हर व्यक्ति को अपना हित पूरा करने या जीवन के जो लक्ष्य उसने निर्धारित किए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए उसके पास जो ज्ञान है, उसके ज्ञान के प्रयोग की छूट दी जाती है। स्वतंत्रता की यह परिभाषा भी बाजार अर्थव्यवस्था से प्रभावित है। और हायक ये कहते हैं कि इस तरह की स्वतंत्रता तभी उपलब्ध हो सकती है जब सभी तरह की सत्ता, जिसमें बहुमत की सत्ता भी सम्मिलित है, सीमित रूप में मौजूद हो। न केवल राज्य व्यक्ति के जीवन में अनुचित हस्तक्षेप न करे, बल्कि समाज के जो बहुसंख्यक लोग हैं, वो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपने हितों को पूरा करने, अपने उद्देश्यों को पूरा करने की छूट दे। वो अपने विचार उस वर्ग पर थोपे नहीं। तो बहुमत की सत्ता भी दमनकारी हो सकती है, ऐसा हायक मानते हैं। तो जरूरत किस बात की है कि राज्य न केवल अपनी सत्ता को सीमित करे, हर व्यक्ति को अपने हित को पूरा करने की छूट दे, बल्कि समाज का जो बहुसंख्यक वर्ग है, उसका आधार भाषा भी हो सकता है, प्रजाति भी हो सकती है, पंथ भी हो सकता है। जिस किसी भी लिहाज से अगर समाज का कोई वर्ग बहुसंख्या में है, बहुमत की स्थिति में है, तो